एक ऐसा नाम जिससे जंगल के पेड़ कांप उठते हैं। एक ऐसा आदमी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस 30 साल से संघर्ष कर रही है। एक ऐसी कहानी जो आपके खून में उबाल ला देगी। एक खतरनाक डाकू या गरीबों का रॉबिन हुड। एक छोटा गांव का लड़का भारत का सबसे खूंखार तस्कर कैसे बन गया। वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सीमावर्ती जंगलों में 36 साल तक राज किया। चंदन और हाथी दांत की तस्करी, हाथी के इल्लीगल शिकार और अपहरण जैसे अपराधों के लिए फेमस था। वो लगभग 184 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, जिनमें से आधे पुलिस और वन अधिकारी थे। हमने पुष्पा मूवी में देखा कि कैसे अल्लू अर्जुन एक मजदूर से एक सिंडिकेट का मालिक बन गया और उसने जंगल से लाल चंदन की तस्करी की, और कैसे पुष्पा ने जंगल में अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये तो एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन आज मैं आपको असली पुष्पा की कहानी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम असली पुष्पा की जीवन के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। उसका नाम था वीरप्पन। 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के निरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट के गोपीनाथम गांव में कोजमुनीस्वामी वीरप्पन का जन्म हुआ था। वीरप्पन का जन्म भनियार समुदाय के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता कोजगौंडर एक किसान थे और उनकी मां मरियम्मल एक हाउसवाइफ थी। वीरप्पन के 2 भाई और 2 बहनें थीं। वीरप्पन अपना बचपन गोपीनाथम के एक सुदूर गांव में बिताया, जहां खेती और पशुपालन मुख्य जीविका थे। उन्होंने स्थानीय स्कूल में केवल कुछ साल ही पढ़ाई की। वीरप्पन किशोर में शिकार और जंगल के रास्ते के बारे में कौशल हासिल किया, जिसे बाद में उसे अपनी आपराधिक गतिविधि में मदद की। 1987 में उन्होंने मुथुलक्ष्मी नाम के एक महिला से शादी की, जो वीरप्पन के आपराधिक जीवन में उसकी साथी बन गई। वीरप्पन अपने मामा सेलाईगोंडर और स्थानीय डाकुओं से प्रभावित होकर इल्लीगल काम में शामिल हो गए। 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपनी पहला हत्या की, जिससे उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुआ। वो हाथी दांत और चंदन की तस्करी में शामिल हो गया। वीरप्पन जिस इलाके में पला बढ़ा, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों ने उसके अपराध जीवन को प्रभावित किया। तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमावर्ती जंगल जैसे सत्तूर, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियों और कावेरी नदी के किनारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। सत्तूर और बिलिगिरी रंगन पहाड़ियों के घने जंगल अपराधियों के लिए आदर्श जगह था, जिससे वीरप्पन जैसे डाकुओं के लिए काम करना आसान हो गया। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण कई लोग अपराध में शामिल हो गए। वीरप्पन को स्थानीय लोग सपोर्ट करते थे, क्योंकि वीरप्पन कभी कभी गाँव के लोगों की मदद करता था और लोगों ने उसे रॉबिन हुड की इमेज दी। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के कारण पुलिस की कार्रवाई जटिल हो गई और वीरप्पन ने इन प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाया। 1970 के दशक में वो पहली बार हाथियों के इल्लीगल शिकार और हाथी दांत की तस्करी में शामिल हुए। बाद में वो चंदन के इल्लीगल व्यापार में शामिल हो गए। 1970 से 80 के दशक में चंदन लकड़ी की मांग बहुत थी। सत्तूर के जंगल चंदन से भरपूर थे। वीरप्पन अपनी टीम के साथ जंगल में जाता और चंदन के पेड़ को काटता, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तस्करी करता। लकड़ी को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता था। वीरप्पन स्थानीय शिकारियों के साथ मिलकर हाथियों को मारता था और दांतों को तस्करी के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करता था। वीरप्पन बचपन से ही सत्तूर और कावेरी नदियों के किनारे के जंगलों के बारे में, हर रास्ते, गुफा और छिपने की जगह के बारे में जानते थे। वो जंगल का हर रास्ते और प्रकृति का फायदा उठाता था। वीरप्पन ने गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक अपनाई। वो छोटे तेज गति से चलने वाले दलों के साथ काम करता था, जो जंगल में तेजी से अपनी जगह बदल सकते थे। उसे पुलिस कार्रवाई के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती थी और वो तुरंत छिप जाता था। वीरप्पन गांव वालों को डरा धमकाता था ताकि वो पुलिस के खिलाफ सूचना ना दे। सीमा क्षेत्रों के दुर्गम इलाके और घने जंगलों के कारण पुलिस के लिए अभियान चलाना मुश्किल हो जाता था। वीरप्पन और उसकी टीम आधुनिक हथियार इस्तेमाल करते थे। वो अपनी टीम को युद्ध का ट्रेनिंग देता था, जिससे उन्हें पुलिस के साथ संघर्ष में मदद मिलती थी। वो पुलिस से बचने के लिए जाल बिछाता था, जैसा कि उसने 1990 के दशक में कई पुलिसकर्मियों को अपनी जाल में फंसाकर हत्या किया था। 1990 के दशक में वीरप्पन और उसके गैंग पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बड़ी चुनौती बन गया था और वो अपनी टीम को बेहतर प्रशिक्षण और संगठित बनाया। गैंग ने वीरप्पन को 36 साल तक चंदन और हाथी दांत की तस्करी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने में मदद की, जिससे वो भारत के सबसे बड़ा डाकुओं में से एक बन गए। 30 जुलाई साल 2000 को तमिलनाडु के तलाभाड़ी गांव से कन्नड़ फिल्म के अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया था। ये वीरप्पन का आपराधिक करियर की सबसे हाईलाइट घटना थी, जिसने भारतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी हलचल मचाई थी। राजकुमार उस समय 71 साल के थे और तमिलनाडु के तलाभाड़ी गाँव में अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मना रहे थे। वीरप्पन और उसके गैंग ने राजकुमार के फार्म हाउस में घुसे और बंदूक की नोक पर राजकुमार का अपहरण कर लिया। राजकुमार के साथ और 3 लोगों को भी अपहरण किया था। राजकुमार के साले नागेश, उसके साथी गोविंद और एक रिश्तेदार सुशील कुमार।
वीरप्पन इस अपहरण के जरिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार पर दबाव डालना चाहता था। वीरप्पन का उद्देश्य अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने और अपने गैंग के कुछ सदस्यों की रिहाई की मांग करना था। राजकुमार का अपहरण 168 दिन तक चला और 15 नवंबर 2000 को उसे रिहा कर दिया गया। राजकुमार की रिहा के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। स्पेशल टास्क फोर्स ने उसके खिलाफ अभियान तेज कर दिया। STF वीरप्पन के बारे में खुफिया जुटा रही थी। वीरप्पन के आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी और वो आंखों का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आया था। STF ने वीरप्पन को एम्बुलेंस के आड़ में फुसलाया, जिसका इस्तेमाल उसे जंगल से बाहर लाने के लिए किया गया था। STF ने वीरप्पन की कार को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वीरप्पन और उसके साथियों ने फायरिंग की। फिर STF ने जवाबी कार्रवाई की। रात करीब 11 बजे वीरप्पन और उसके साथियों ने मारे गए। वीरप्पन करीब 36 साल तक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सीमा सत्तूर, बिलीगिरी, रंगन हिल्स और मलाई महादेश्वर के घने जंगलों में पुलिस को चकमा देता रहा। उन्होंने 184 हत्याओं की थी, जिसमें पुलिस और वन अधिकारी की संख्या 97 थी। 65 टन चंदन और 500 हाथी दांत की तस्करी, जिसकी कीमत 150 से 200 करोड़ रुपए। दोस्तों, अपने वीरप्पन के जीवन की एक कहानी देखी है। वो एक खुखार डाकू, चंदन तस्कर और कई लोगों के लिए डर का प्रतीक और गरीबों का रॉबिन हुड था। उसका जीवन अपराध, साहस और विवाद का मिश्रण था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी था या समाज की गरीबी और उपेक्षा का परिणाम था? समाज, सरकार और हमारी जिंदगियों के बारे में सोचे। दोस्तों, आपके क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और कहानियों के लिए बने रहे। धन्यवाद।